कंपनी के राजस्व और व्यय को किस विवरणी में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आय विवरण में। आय विवरण कंपनी के सभी राजस्व और खर्चों को प्रदर्शित करता है। वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका सही उत्तर होगा शेयरधारकों को वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए। वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य शेयरधारकों को वित्तीय जानकारी प्रदान करना होता है। विस्तारित लेखांकन समीकरण का प्रयोग किस कथन द्वारा किया जाता है? तो इनका प्रयोग जो है बैलेंस शीट के द्वारा किया जाता है। विस्तारित लेखा समीकरण का उपयोग बैलेंस शीट द्वारा किया जाता है। परिसंपत्ति खातों में किस प्रकार की शेष राशि होती है? परिसंपत्ति खातों में किस प्रकार की शेष राशि होती है? तो इसका सही आंसर होगा खर्चे में लिखना, यानी कि डेबिट साइड में संपत्ति खाते के डेबिट शेष में लिखना होता है। 5वां प्रश्न है, अल्पावधि में चुकाने के लिए जिस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म के लिए तो उनको जो है, इसका सही उत्तर होगा बी, वर्तमान देनदारियाँ। वर्तमान देनदारियाँ वे ऋण है जिन्हें हम कम अवधि में चुकाने की आवश्यकता होती है। नंबर 6वां प्रश्न है, इक्विटी बढ़ाने वाले खाते को क्या कहा जाता है? इक्विटी बढ़ाने वाले खाते को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग यानी कि रेवेन्यू कहा जाता है, राजस्व जिसको कहते हैं। रेवेन्यू ऑन ऑनर्ड इन्वेस्टमेंट और रिटेन अर्निंग किसी कंपनी की इक्विटी को बढ़ाते हैं। लॉन्ग टर्म में दीर्घकालीन संपत्तियां कौन सी हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, यानी कि फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है? तो उसे हमने, इसका सही उत्तर होगा ए, अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। उदाहरण के लिए सद्भावना, बॉन्ड, पहचान, पेटेंट आदि को हम लोग जो है अमूर्त संपत्ति के रूप में जानते हैं। 8वां प्रश्न है, व्यापारिक लेन देन में सहायक साक्ष्य क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वाउचर, कि कोई भी लेन देन करते हैं तो बिना वाउचर का जो भी साक्ष्य होगा वही लेन देन कहलाएगा। वाउचर इस बात का प्रमाण है कि आपने व्यापारिक लेन देन किया है। 9वां प्रश्न है, किसी संस्था के व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, लाभ और हानि किस खाते में दर्ज किए जाते हैं? तो इनका सही उत्तर होगा नंबर सी, नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता एक वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यवसाय के सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। 10वां प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति क्रेडिट आधार पर सामान और सेवाएं खरीदने के लिए एक व्यापारिक संगठन की राशि देता है? तो उनका सही उत्तर होगा देनदार। देनदार वे व्यक्ति होते हैं जो उधार के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए एक व्यापारिक संगठन की राशि को देता है। प्रश्न 11वां है, बैलेंस शीट कब तैयार की जाती है? त्रैमासिक, सालाना, महीने के या इनमें से कोई भी नहीं? तो सबको पता है कि बैलेंस शीट हमेशा जो है सालाना ही तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट वार्षिक रूप से तैयार की जाती है क्योंकि ये किसी कंपनी के देनदारियों और संपत्तियों को प्रदर्शित करती है। 12वां प्रश्न है, गतिविधि अनुपात क्या है? वित्तीय अनुपात, इसका सही उत्तर होगा ए, वित्तीय अनुपात जो विभिन्न खातों को बैलेंस शीट में बदलने की फर्म की क्षमता को मापते हैं। गतिविधि अनुपात वित्तीय अनुपातों की एक श्रेणी है जो एक फर्म की बैलेंस शीट के भीतर विभिन्न खातों को नकद या बिक्री में बदलने की क्षमता को मापता है। बताते चले साथियों मित्रों कि ये जो प्रश्न है VVI के कैटेगरी में रखा गया है कि मोस्टली एग्जामों में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप जो है इनको जो है 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको जो है सुविधा होगी। प्रश्न संख्या 13 है, वर्तमान देयता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, कंपनी के अल्पकालिक वित्तीय दायित्व जो 1 वर्ष के भीतर या एक समान परिचालन चक्र के भीतर देय होते हैं उसे हम लोग वर्तमान देयता कहते हैं। नंबर 14, संचालन चक्र क्या है? ये बहुत ही जो है उम्दा सवाल है, बराबर जो है PGT के भी आदि सब में जो है पूछे जाते हैं। ये संचालन चक्र क्या है? आपको बताते चले कि किसी कंपनी को सामान खरीदने, उन्हें बेचने और उक्त सामानों की बिक्री से नकद प्राप्त करने में जो समय लगता है वो आपका जो है संचालन चक्र कहलाता है। बकाया व्यय क्या है? बकाया व्यय वह देय होता है जिनका भुगतान नहीं किया गया। उदाहरण के लिए व्याख्या में दिया गया है कि उदाहरण के लिए किराया बकाया है लेकिन अभी तो भुगतान नहीं किया गया है, तो इस प्रकार का जो भुगतान होगा वो बकाया व्यय कहलाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? यह तो एकदम सिंपल सवाल है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा क्रेडिट की एक लाइन या पंक्ति या सीरीज जो आपके लेन देन को कवर करती है। यदि आपके बैंक खाते की शेष राशि शून्य से नीचे चली जाती है
तो यह प्रक्रिया बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाती है। आपके लेन देन की खाते से जुड़ी एक ओवरड्राफ्ट सुविधा अल्पकालिक नकदी प्रवाह की कमी को कवर करने के लिए डिजाइन की गई असुरक्षित इनसिक्योर क्रेडिट स्ट्रक्चर है। साथियों, अगला प्रश्न है, कौन सा अनुपात लेनदारों की रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कम ऋण इक्विटी अनुपात। ऋण इक्विटी अनुपात कम होने पर लेनदारों को अधिक सुरक्षा मिलती है। लेनदार आमतौर पर इक्विटी अनुपात में कम ऋण पसंद करते हैं, क्योंकि कम अनुपात एक से कम उनके पैसों की अधिक सुरक्षा का संकेत है। निवेश पर रिटर्न इक्वल टू क्या होता है? निवेश पर, तो इसका सही उत्तर होगा निवेश पर ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पर इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट्स इंटू 100, यानी कि कुल संपत्ति गुना 100। साथियों, स्टेट जो 2023 बिहार स्टेट कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप 6 मार्च को टेंटेटिव में रखा गया है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि 6 मार्च तक, यानी कि 5 मार्च तक बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आंसर आपको हम मैराथन के रैपिड क्वेश्चन के तौर पर कराएंगे। आप लोग ज़रूर इनको एक बार जो है पढ़ लेंगे, और मुझे आशा है कि 60% क्वेश्चन इनसे आएंगे। संसाधनों का अनुचित उपयोग और परिसंपत्तियों में अधिक निवेश क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा निवेश पर कम रिटर्न। अनुचित उपयोग होता है और अधिक निवेश आप बार बार किए जा रहे हैं, तो इनका अर्थ है कि आप निवेश कर रहे हैं लेकिन रिटर्न आपको कम मिल रहा है। विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, सैलरी और बाजार विश्लेषण के लिए कौन सा बजट तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेल्स एक्सपेंसेस बजट तैयार किया जाता है। विक्रय बजट आमतौर पर बिक्री बजट और पिछले वर्षों के पूर्व व्यय बजट पर आधारित होता है। नंबर 21वां है, मास्टर बजट में क्या शामिल होता है? सामग्री बजट, उत्पादन बजट, बिक्री बजट, यानी कि ये तीनों बजट उपलब्ध के सभी बजट जो है मास्टर बजट में शामिल होता है। चूँकि मास्टर शब्द ही है कि ऐसा बजट जिसमें सारी चीज़ इंक्लूडेड हों। प्रश्न नंबर 22, लेन देन को लेखांकन में किस घटना के रूप में संदर्भित किया जाता है? लेन देन को लेखांकन के किस घटना के? तो ये लेन देन हो रहा है, इसका मतलब कि जो है रुपये का, कैश का जो है चेक का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये आर्थिक घटना कहलाएगा। लेखांकन में एक आर्थिक घटना को ही लेन देन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, वित्तीय लेन देन का अभिलेखन किसका भाग है? अभिलेखन, जो भी वित्तीय लेन देन करते हैं उनका जो एक रिकॉर्ड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। वही खाता पद्धति मुख्य रूप से वित्तीय लेखांकन के रिकॉर्ड कीपिंग पहलुओं को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय सूचनाओं की जांच का संबंध किससे है? तो सिंपल है, ऑडिटिंग। जहाँ भी वित्तीय सूचनाओं का जांच होगा तो इसका मतलब है कि ये ऑडिटिंग होगा। नंबर 25, वित्तीय विवरणों का बाहरी उपयोगकर्ता कौन होता है? वित्तीय विवरणों का जो है बाहरी उपयोगकर्ता कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा लेनदार। व्यवसाय का लेनदार वित्तीय विवरणों का बाहरी उपयोगकर्ता होता है। नंबर 26, आर्थिक लेनदेन की पहचान करना लेखांकन चक्र का कौन सा चरण है? तो सबसे पहले जो लेन देन का पहचान, ये पहला चरण होगा। लेन देन का पहचान ही नहीं होगा तो ये जो है सही आर्थिक लेन देन नहीं कहलाएगा। कंपनी क्या है? व्हाट इज ए फर्म? ये तो आप सबको मालूम होगा कि किसी व्यवसाय में संलग्न होने और संचालित करने के लिए व्यक्तियों के समूह द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है। कंपनी को हम लोग कृत्रिम व्यक्ति भी कहते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर होगा डी। नंबर 28, देयताएं क्या है? तो देयताएं का एक कंपनी का दायित्व होता है। देनदारियां को कंपनी की कानूनी वित्तीय ऋणों या दायित्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो व्यवसाय संचालन के दौरान उत्पन्न होते हैं। आय क्या है? व्हाट इज इनकम? तो इनका सही उत्तर होगा डी, राजस्व। एक व्यवसाय अपने सामान और सेवाओं को बेचने से कमाता है। वह राजस्व जो एक व्यवसाय अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से कमाता है, आय कहलाता है। प्रश्न संख्या 30, व्यवसाय की संपत्ति को बैलेंस शीट के किस भाग में दिखाया जाना चाहिए? व्यवसाय की संपत्ति को बैलेंस शीट के किस भाग में दिखाया जाना चाहिए? संपत्ति, तो इनका सही उत्तर होगा कि एसेट्स वाले भाग में। व्यवसाय के पास मौजूद संपत्ति के बैलेंस शीट के संपत्ति वाले भाग में दिखाया जाना चाहिए। नंबर 31, एक कंपनी के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों की समान विशेषता क्या होगी? एक कंपनी
एक फर्म है जिनका स्वामित्व कंपनी के पास है, तो इनकी सभी संपत्तियों का जो है जनरल फीचर्स क्या होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा सी, भविष्य के आर्थिक लाभ। भविष्य के आर्थिक लाभ किसी व्यवसाय की सभी संपत्तियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगर सभी संपत्तियां होंगी तो ही भविष्य में लाभ की संभावना होगी। नंबर 32, पूंजी प्लस देयताएं। पूंजी प्लस देयताएं क्या है? पूंजी प्लस देयताएं संपत्ति कहलाती है। यह मौलिक लेखा समीकरण है जिसे बैलेंस शीट समीकरण भी कहा जाता है। संपत्तियों, देनदारियों और किसी व्यक्ति या व्यवसाय के मालिक की इक्विटी के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 33 है, कुल संपत्ति पर स्वामी का दावा होता है। तो कुल संपत्ति पर स्वामी का दावा यानी कि हिस्सेदारी यानी कि इक्विटी होगा। कुल संपत्ति पर मालिक का दावा इक्विटी कहलाता है। रेखा चित्र क्या है? व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसायिक खाते से लिया गया धन। रेखा चित्र नहीं पढ़ेंगे मित्रों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ड्राइंग, इसका क्वेश्चन होगा ड्राइंग क्या है? असल में ड्राइंग व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसायिक खाते से लिया गया जो धन होता है वो आपका जो है ड्राइंग कहलाता है। इसको आहरण भी कह सकते हैं। खातों में जो है आहरण एक व्यवसाय के स्वामी या लेखाकार द्वारा किया गया रिकॉर्ड है जो दर्शाता है कि व्यवसाय के मालिक के द्वारा कितना पैसा निकाला गया है। ड्राइंग अकाउंट भी बनता है। नंबर 35, आय से अधिक व्यय होने पर क्या होगा? लॉस होगा। सिंपल सा है कि आय से अधिक व्यय होगा तो आपको नेट लॉस होगा। शुद्ध घाटा तब होता है जब व्यय आय से अधिक होता है। एक शुद्ध हानि जिसे कभी कभी शुद्ध परिचालन हानि के रूप में संदर्भित किया जाता है। नाम मात्र खाता क्या है? वह खाता जिसमें एक वित्तीय वर्ष के लिए लेखांकन लेन देन संग्रहित किए जाते हैं उसे हम लोग नाम मात्र खाता कहते हैं। राजस्व, व्यय, लाभ और हानि लेन देन के लिए लेखांकन लेन देन की जानकारी एकत्र करने के लिए नाम मात्र खातों का उपयोग किया जाता है जो सभी आय विवरण में दिखाई देते हैं। रियल अकाउंट क्या है? इसको वास्तविक खाता भी कहते हैं। एक खाता जो वर्ष के अंत में अपनी अंतिम शेष राशि को बनाए रखता है और आगे बढ़ाता है। इनका ऑप्शन नंबर डी होगा। एक वास्तविक खाता एक ऐसा खाता होता है जो वर्ष के अंत में अपनी अंतिम राशि को बनाए रखता है और आगे बढ़ाता है। ये राशियाँ फिर अगली अवधि में शुरुआती शेष बनकर इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड के रूप में दिखाते हैं। किसी कंपनी की पूंजी कब बढ़ती है? स्वाभाविक है, जब भी इनकम में वृद्धि होगा, रेवेन्यू में, राजस्व में वृद्धि होगा, उनकी पूंजी बढ़ेगी। 39 नंबर में आगम घटा व्यय क्या होता है? यानी कि नेट प्रॉफिट। आय घटा व्यय नेट प्रॉफिट होगा, शुद्ध आय होगा। राजस्व माइनस व्यय कंपनी के शुद्ध आय होता है। संपत्ति में कमी के क्या कारण है? संपत्ति में कमी के क्या कारण है? संपत्ति में कमी इसका मतलब व्यय का भुगतान होगा तो संपत्ति में कमी होगा। जब एक व्यय उस समय दर्ज कर लिया जाता है जब इसका भुगतान नकद के साथ किया जाता है तो नकद परिसंपत्ति खाता कम हो जाता है, जबकि व्यय की राशि प्रतिधारित आय खाते में कम कर देती है। तो संपत्ति में कमी के कारण व्यय का भुगतान होना होता है। संपत्ति घटा देनदारियाँ। संपत्ति में देनदारियाँ यानी घटेगी तो बराबर आपका जो बचेगा वो होगा कैपिटल यानी कि पूंजी। संपत्ति में देनदारी घटेगी तो आपकी पूंजी होगी। संपत्ति और इक्विटी में क्या वृद्धि होता है? संपत्ति और इक्विटी में क्या वृद्धि होती है? तो इसमें होगा न्यू कैपिटल। किसी कंपनी की संपत्ति और इक्विटी तब बढ़ती है जब नई पूंजी की पेश की जाती है। ताज़ा पूंजी नहीं हो गया, न्यू कैपिटल होगा, ऑप्शन नंबर ए। मूल प्रविष्टियों की पुस्तक क्या कहलाता है? मूल प्रविष्टि जिसको हम लोग समान बही खाता बोलते हैं, लेजर बुक। जनरल सामान्य बही खाता, समान जनरल वह पहला स्थान है जहाँ पुस्तकों में लेन देन दर्ज किया जाता है, उनको हम लोग मूल प्रविष्टि का पुस्तक कहते हैं। एक व्यापारिक लेन देन से कितने खाते प्रभावित होते हैं? तो मुख्य रूप से दो ही खाता होगा, एक लेने वाला का, एक दूसरा देने वाला का, यानी कि एक व्यापारिक लेन देन से दो खाते प्रभावित होते हैं। डे बुक को किस नाम से जाना जाता है? वही जर्नल। जर्नल जो एक तरह का
पर्टिकुलर विवरण होता है, उसको डे बुक पर डे हम लोग तैयार करते हैं। जर्नल का दूसरा नाम ही डे बुक है। मिश्रित प्रविष्टि क्या है? मिक्स्ड एंट्री। इसका सही उत्तर होगा सी, एक लेखांकन प्रविष्टि जिसमें एक से अधिक डेबिट, एक से अधिक क्रेडिट या डेबिट और क्रेडिट दोनों में से एक से अधिक हो, उसे हम लोग जो है मिक्स प्रविष्टि कहते हैं। खरीद कब डेबिट की जाती है? परचेज कब डेबिट की जाती है? जब माल क्रेडिट पर खरीदा जाता है तो जो है खरीद को डेबिट किया जाता है, यानी कि उधार पर जब खरीदा जाता है तो जब कोई संगठन क्रेडिट पर सामान खरीदता है। आहरण ड्राइंग कब डेबिट किया जाता है? व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद निकासी, जब भी निजी इस्तेमाल के लिए निकासी करेंगे तो वो ड्राइंग आपका डेबिट होगा। जर्नल में डाटा किस क्रम में प्रविष्ट किया जाता है? हाँ, ये जो हमारा सटीक आंसर न दे तो लगेगा कि क्या करें, ना करें। जर्नल में डाटा किस क्रम में प्रविष्ट किया था, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा कालानुक्रमिक, यानी कि समय के अनुसार, जिस तरह जो है डेट वाइज आपको नहीं, ऐसा नहीं कि आज का कल, कल का हम जो आज कर दें, ऐसा नहीं होता। ये कालानुक्रमिक क्रम में होता है। नगद खाते में कब क्रेडिट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भवन अगर नगद में खरीदा जाए, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया तब किया जाता है जब संगठन द्वारा नगद के लिए एक भवन खरीदा जाता है। साथियों, स्टेट कॉमर्स 2023 जो परीक्षा 6 मार्च को होने वाली है, संभावित है, उनके लिए 1000 प्लस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और आप लोग इनको एक बार ज़रूर देखें और एनालाइज करें और कमेंट भी करें। आइए कुछ प्रश्न जो है प्रति आधारित आय पर, यानी कि इसको रिटेन्ड इनकम बोलते हैं। बही खाता पद्धति में रिटेन इनकम जो एक महत्वपूर्ण विचार है, यह शब्द किसी संगठन द्वारा प्राप्त पुराने लाभों को इंगित करता है। इससे पहले भुगतान किए गए किसी भी लाभ को कम करता है। रिटेन्ड कैश को का तरीका यह है कि उन मुनाफे को निवेशकों को मुनाफे के रूप में वितरित नहीं किया गया था, बल्कि वे संगठन द्वारा आयोजित किए गए थे। नतीजन आयोजित आय में गिरावट आती है जब कोई संगठन या तो नगद खो देता है या मुनाफा देता है, और जब नए लाभ मिलते हैं तो वृद्धि होती है। इस तरह के आय जो है रिटेन इनकम कहलाते हैं। आइए उस पर जो है कुछ प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। रिटेन इनकम क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा लाभांश भुगतान के बाद, कॉर्पोरेट वेतन के रूप में भी जाना जाता है। लाभांश का भुगतान करने के बाद रिटेन इनकम को कॉर्पोरेट वेतन के रूप में जाना जाता है। रिटेन इनकम वह मुनाफा है जो कंपनी ने अब तक हासिल किया है किसी भी लाभ या निवेशकों को भुगतान किए गए अन्य वितरण के तहत। ये राशि तब समायोजित की जाती है जब लेखांकन रिकॉर्ड शामिल होते हैं जो लेखांकन आय या व्यय में योगदान करते हैं। बैलेंस शीट में कुल बचत और सामान्य स्टॉक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट में जो भी बचत होता है वो आपका इक्विटी होता है। कुल बचत और समान स्टॉक को समान इक्विटी के रूप में जाना जाता है। कंपनी की बैलेंस शीट पर इक्विटी पाई जा सकती है और विश्लेषकों द्वारा कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम डेटा एनालिसिस में से एक है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? सहेजे गए लाभ बाहरी इक्विटी से सस्ते होते हैं। बाहरी इक्विटी की तुलना में रिफंड अधिक महंगे हैं। इक्विटी रिटेन अर्निंग फ्री है। बाहरी इक्विटी आंतरिक इक्विटी से सस्ता है। इसका सही उत्तर ए होगा। जो सेव किए गए आपके जो है लाभ हैं बाहरी इक्विटी से सस्ता होता है। बचत का उपयोग करके अतिरिक्त लाभांश जारी करके इक्विटी फंडिंग दो तरह से की जा सकती है। समानता की लागत दोनों मामलों में समान है। फर्क सिर्फ फ्लोटिंग कॉस्ट का है। बचत की स्थिति में कोई फ्लोटिंग लागत नहीं होती है, लेकिन नए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन प्राप्त होने पर फ्लोटिंग लागत होती है। इसलिए सहेजे गए लाभ बाहरी इक्विटी से सस्ते होते हैं। यह धन का सबसे महंगा स्रोत माना जाता है। कौन? नई इक्विटी शेयर। नई इक्विटी शेयर का मतलब है कि आप जो पूंजी में जो है किसी को अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं। मुनाफे के एक निश्चित हिस्से के साथ लोकप्रिय शेयरों की तुलना में नए इक्विटी शेयरों को सबसे बड़ा महंगा फंड स्रोत माना जाता है। कंपनियां अपने व्यवसाय के लिए राजस्व के विभिन्न स्रोतों का उपयोग कर सकती है। लोकप्रिय स्टॉक और सामान्य स्टॉक आय का सबसे आम स्रोत है। फंडिंग के एक विशेष
स्रोत का चयन शामिल जोखिम और निवेशकों द्वारा अपेक्षित रिटर्न के अपेक्षित स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए पूंजीगत व्यय के किसी भी संभावित स्रोत को अंतिम रूप देने से पहले एक जोखिम मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए नए इक्विटी शेयर जो है महंगा स्रोत होता है। लाभांश भुगतान दर किसके बराबर है? प्रति शेयर लाभांश को प्रति शेयर वर्तमान मूल्य से विभाजित किया जाता है, या प्रति शेयर लाभांश को प्रत्येक शेयर के मूल्य से विभाजित किया जाता है, या प्रति शेयर लाभांश को प्रति शेयर लाभ से विभाजित किया जाता है, या लाभांश लाभ और लाभ मार्जिन। इसका सही उत्तर होगा सी, प्रति शेयर लाभांश को प्रति शेयर लाभ से विभाजित किया जाता है। एक लाभकारी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है? वर्ष के अंत में लाभ भंडार वर्ष की शुरुआत में लौटाए गए लाभ से अधिक होगा। वर्ष के अंत में रखा गया मुनाफा शेयर धारकों के शेयरों से अधिक होगा। वार्षिक लाभ कुल लाभ से अधिक होगा, या परिचालन आय वार्षिक आय से कम होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, वर्ष के अंत में लाभ भंडार वर्ष की शुरुआत में लौटाए गए लाभ से अधिक होगा। प्रत्येक गणना अवधि के अंत में बैलेंस शीट बनाए गए मुनाफे के शेयर धारकों को भुगतान के लाभांश को छोड़कर बाकी पिछले वर्ष से प्राप्त राजस्व के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। अगले गणना चक्र में पिछली लेखा अवधि से अंतिम शेष का अर्जन का प्रथम शेष होगा। एक वित्तीय दस्तावेज जो एक समयावधि में व्यापार लेनदेन की सफलता या विफलता को दर्शाता है क्या कहलाता है? आय विवरण। आय विवरण से ही पता चलता है कि व्यापार सफल है या असफल है। रिटर्न इनकम में कमी को निम्नलिखित कारकों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। रिटर्न इनकम में कैसे कमी होगा और इनका मुख्य कारक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा शुद्ध घाटा। ऐसी घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप व्यवसाय प्रवाह और नकदी है ना फ्लो और जो नकदी जो है आउटफ्लो होगा तो कुल हानि होती है। बनाए रखा लाभ कम हो जाएगा। यह आमतौर पर व्यवसाय करने के लागतों के भुगतान का परिणाम होता है। इसलिए जो शुद्ध घाटा रिटर्न आय की कमी का एक कारक होता है। रिटेंड आय खाते में शामिल क्या है? तो इसका उत्तर होगा सी, संगठन की स्थापना के बाद से एकत्रित लाभ का कम लाभ हुआ है। एकत्रित लाभ का संगठन की स्थापना के बाद से कम लाभ हुआ है, तो ये रिटर्न आय खाते में शामिल होगा। वित्त प्रबंधक किसके लिए जिम्मेदार है? फिनेंशियल मैनेजर किसके लिए जिम्मेदार है? तो आपको तो पता ही होगा, वित्तीय संसाधन योजना यानी कि फिनेंशियल रिसोर्स प्लानिंग होगा, उनके लिए वित्तीय प्रबंधक जिम्मेदार होता है। अपनी समान भूमिका में वित्तीय सेवाओं के आयोजन के लिए वित्तीय प्रबंधक जिम्मेदार होता है। वित्तीय प्रबंधक संगठन की वित्तीय स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय रिपोर्ट विशिष्ट निवेश गतिविधियों का उत्पादन करते हैं और अपने संगठन के दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए रणनीतियों और योजनाओं का विकास करते हैं। अगला प्रश्न, आय अर्जित करने के लिए संपत्ति पर धन का नियोजन क्या कहलाता है? आय अर्जित करने के लिए संपत्ति पर धन का जो नियोजन होगा, प्लानिंग होगा, वह निवेश कहलाएगा। ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल या अल्पकालिक अमेरिकी सरकार द्वारा ऋण दायित्व। ट्रेजरी बिल जिसे टी बिल कहते हैं, एक अस्थायी अमेरिकी सरकार की बाध्यता है जो 1 वर्ष या उससे कम के विकास के साथ ट्रेजरी विभाग द्वारा समर्थित है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र क्या है, जिसको एनएससी भी कहते हैं? एक निश्चित आय निवेश योजना होता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी एक अच्छा वेतन उद्यम है जिससे आप किसी भी मेल सेंटर शाखा से खोल सकते हैं। ये योजना भारत सरकार की ड्राइव है। यह एक आरक्षित निधि सुरक्षा है जो विज्ञापन दाताओं को सशक्त बनाती है। जो अधिकतर जो है पोस्ट ऑफिस में भी भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस बैंकों आदि में एनएससी जारी किया हुआ है। नंबर 4 है जमा प्रमाण पत्र क्या है? जमा प्रमाण पत्र क्या होता है, जिसको हम लोग जो है फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। एक वित्तीय उत्पाद जो आमतौर पर बैंकों, थ्रिफ्ट संस्थानों और क्रेडिट यूनियन द्वारा बेचा जाता है, उसको हम लोग जो है डिपॉजिट प्रमाण पत्र सीडी भी कहते हैं। बैंकों और क्रेडिट संघों द्वारा प्रस्तुत एक आइटम है जो ग्राहक को एक पूर्व निर्धारित समय सीमा के लिए एक ही राशि को स्टोर को बेदाग छोड़ने की सहमति के बदले ऋण शुल्क प्रीमियम देता है। कमर्शियल पेपर क्या है? अल्पकालिक अमेरिकी सरकार ऋण दायित्व या एक निश्चित आय निवेश योजना या वित्तीय उत्पाद जो आमतौर पर बैंकों, थ्रिफ्ट संस्थानों और क्रेडिट यूनियन द्वारा बेचा जाता है, या असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन का तो सही उत्तर होगा एक, इनसिक्योर मुद्रा बाजार साधन। एक असुरक्षित वचन पत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा भुगतान को सुरक्षित किए बिना किसी संपत्ति के भुगतान के लिए बाध्यता जो है
ये एक असुरक्षित वचन पत्र कहलाता है। स्वाभाविक है कि भुगतान सुरक्षित किए बिना अगर किसी को भुगतान के लिए बाध्य होते हैं तो ये असुरक्षित होता है। एक असुरक्षित प्रोमिसरी नोट एक किस्त के लिए एक प्रतिबद्धता है जिसके बगल में किस्त नहीं मिल रही है। यदि भुगतानकर्ता भुगतान करने में विफल रहता है तो वह भुगतानकर्ता के दावा दर्ज करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि भुगतानकर्ता के पास पर्याप्त संसाधन हैं जो अग्रिम को पूरा करने के लिए जब्त किए जा सकते हैं। जस्ट उनका अपोजिट था। इसका सही उत्तर होगा एक डी होगा, एक कानूनी समझौता जिसमें ऋण लेने वाले को ऋण के लिए एक सुरक्षित प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग मॉर्गेज भी कहते हैं कि जो मॉर्गेज के आधार पर ही वे ऋण देते हैं, जो एक सुरक्षित वचन पत्र कहलाता है। आर्थिक निवेश क्या है? जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं धोनी व्यवसाय नहीं होगा, यहाँ साउंड बिजनेस होगा, निवेश प्रथाओं में संलग्न होगा। यह मानते हुए कि एक तत्व उत्पादों के विकास में लगा हुआ है या किसी अन्य उपकरण का निर्माण या सुरक्षित कर सकता है तो अधिक सीमित समय सीमा में अधिक माल बनाने की अनुमति देता है, जो ये व्यवसाय के लिए उत्पादों का पूर्ण परिणाम बढ़ाएगा। कई अलग अलग पदार्थों की गतिविधियों के संयोजन में ये वृद्धि चल रही है, देश की जीडीपी का कारण बन सकती है। ये आर्थिक निवेश कहलाता है। निवेश बैंकिंग क्या है? बैंकिंग का एक इसका सही उत्तर होगा बी। बैंकिंग का एक विशिष्ट विभाजन अन्य कंपनियों, सरकारों और अन्य संस्थाओं के लिए पूंजी के निर्माण से संबंधित होता है। मनी मार्केट सिक्योरिटीज में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो मनी मार्केटिंग में जो है एनएससी शामिल नहीं होता है, चूँकि मुद्रा बाजार में भाग लेने वाले फाउंडेशनों में बैंक शामिल होते हैं जो एक दूसरे को ऋण देते हैं, और यूरो मुद्रा और टाइम स्टोर बाजारों में बड़े संगठन को ऋण देते हैं। ऐसे संगठन जो बाजार में बिजनेस पेपर बेचकर धन जुटाते हैं, जिसे विभिन्न संगठनों या संपत्तियों द्वारा खरीदा जा सकता है, लेकिन इसमें जो है राष्ट्र बचत पत्र प्रमाण पत्र शामिल नहीं रहता। आवंटन का आधार तय करने के लिए कौन अधिकृत है? इसका सही उत्तर होगा रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार टू ए इशू किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करता है जो वित्तीय बैंकर्स से आवेदन संरचनाओं को इकट्ठा करने, आवेदनों को ट्रैक करने और वित्तीय बैंकर से प्राप्त नकदी या सुरक्षा के विक्रेताओं को भुगतान करने, सुरक्षा के पदनाम के आधार को तय करने में मदद करने सहित किसी मुद्दे की तुलना में अभ्यास करता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि बीमा हामीदार कौन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ए। सही उत्तर है कि अंडर राइटर जो घर, कार या ड्राइवर का बीमा करने के जोखिम का आकलन करता है उसको बीमा के हामीदार कहते हैं। मॉर्गेज का अंडर राइटर कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी। ऋण उद्योग में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला अंडर राइटर्स को ही जो मॉर्गेज का अंडर राइटर कहते हैं। बंधक अंडर राइटर, जिसको मॉर्गेज संभवतः क्रेडिट व्यवसाय के भी सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला गारंटर है। भले ही किसी अन्य बंधक धारक के पास अच्छा वेतन और अविश्वसनीय वित्तीय मूल्यांकन हो, घर खरीदना अभी भी एक जोखिम बड़ा उपक्रम है। एक होम लोन गारंटर को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। जब एक मूल्यांकन किया जाता है तो फाइनेंसर यह मानने की पुष्टि कर सकता है कि क्रेडिट उम्मीदवार के लिए एक उचित प्रयास है। लोन अंडर राइटर कौन है? एक अंडर राइटर जो एक निर्धारित करता है कि ऋण सभी पार्टियों के लिए सुरक्षित है या नहीं है। ऋण अंडर राइटर एक उम्मीदवार को एक ऑटोमोबाइल अग्रिम की तरह ऋण देने में लगे जो वह का आकलन करता है। लक्ष्य यह तय करना कि क्रेडिट में सभी पार्टियों के लिए ठीक है या नहीं है, वो लोन अंडर राइटर कहलाता है। सिक्योरिटीज का अंडर राइटर कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंडर राइटर जो प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के साथ काम करते हैं वो सिक्योरिटीज का अंडर राइटर होता है। आईपीओ जनरल जो एक लिमिटेड कंपनी जारी करती है। एक प्रतिभूति अंडर राइटर एक वैकल्पिक प्रकार का फाइनेंसर है। सुरक्षा गारंटर अक्सर प्रारंभिक सार्वजनिक योगदान आईपीओ के साथ काम करते हैं। जोखिम मुक्त निवेश में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? जोखिम मुक्त सोना। आपको मालूम होगा कि जब देश पर भी जब मुद्रास्फीति या फिर अवमूल्यन का बात आती है तो सोना को जो ही भंडारित के जमा पूंजी के रूप में दिया जाता है, इसलिए जो है सोना को जोखिम मुक्त निवेश माना गया है। सुरक्षा व्यापार की लागत में क्या वृद्धि हुई है? सुरक्षा व्यापार की लागत में अभी इंटरनेट की वृद्धि हुई है, चूँकि इंटरनेट अब तक सबसे प्रगतिशील और परेशानी भरे अग्रिमों में से एक रहा है जिसने परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। इसीलिए जो है सुरक्षा की व्यापार लागत में जो है इंटरनेट का उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ है।
निवेश बैंकर किस बाज़ार में काम करते हैं? तो ये प्राइमरी मार्केट में। जितने भी निवेशक होते हैं वो प्राइमरी मार्केट में ही काम करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, इंटरनेट की कीमत बढ़ने पर कौन सा जोखिम बढ़ जाता है? तो इंटरनेट की कीमत बढ़ने पर तरलता जोखिम बढ़ जाता है। वित्तीय संगठन काफ़ी हद तक अर्जित धन पर भरोसा करते हैं, इसलिए आमतौर पर यह तय करने के लिए जांच की जाती है क्या वह अत्यधिक नुकसान को स्वीकार किए बिना अपने ऋण दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, जो भयानक हो सकता है। इसलिए नींव को अपनी मौद्रिक मजबूती की मात्रा निर्धारित करने के लिए गंभीर स्थिरता पूर्वापेक्षाओं और तनाव परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आज के ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए जो है लाया गया है। वीडियो आपको कैसा रहा और ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, आप जो है लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट करने से ये पता चलेगा कि